हाल ही में जनकपुरी के नजदीक 25 वर्षीय युवक की मौत ने यह साबित कर दिया कि राजधानी की सड़कें केवल रास्ते नहीं बल्कि अनदेखी मौत के फंदे बन चुकी हैं। दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरकर 25 वर्षीय कमल ध्यानी की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की सामूहिक विफलता का प्रमाण है। उससे भी अधिक विचलित करने वाला तथ्य यह है कि गड्ढा खोदने वाला उप ठेकेदार कमल को मृत अवस्था में देख चुका था, फिर भी उसने ना तो पुलिस को सूचना दी और ना ही किसी आपात तंत्र को सक्रिय किया। यह चुप्पी सिर्फ अपराध नहीं बल्कि मानवीय विवेक का घोर पतन है, जहां जीवन ठेके और डर के नीचे दबा दिया गया। यह मामला उस ठेकेदारी प्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है जिसमें सरकारी एजेंसियां जिम्मेदारी से बचती हैं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग कानून को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ लेते हैं। सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं बल्कि यह है कि एक ऐसे गड्ढे, ऐसी मौतें और ऐसी चुप्पियां बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं। जब तक जवाबदेही ऊपर तक तय नहीं होगी तब तक दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे ही नहीं, न्याय भी अधूरा ही रहेगा। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। मात्र लगभग 15 दिन के अंदर दिल्ली और दिल्ली के आसपास 2 युवकों की बड़ी दर्दनाक मौत के जो हादसे सामने आए हैं। दरअसल ऐसे हादसे निष्ठुर शासन प्रणाली की मानसिकता का आईना कहा जाए तो गलत ना होगा, जहां नागरिकों को केवल मतदाता समझा जाता है, इंसान नहीं। जब तक मौतें आंकड़ों में बदलती रहेंगी और जिम्मेदारी बयानबाजियों में दबती रहेगी, यकीन मानिए तब तक हर गड्ढा अगली मौत का इंतजार करता रहेगा। राजधानी को संवेदना नहीं बल्कि जवाब चाहिए, श्रद्धांजलि नहीं, सुरक्षित सड़कें चाहिए, वरना वर्तमान व्यवस्था एक ऐसे इतिहास के रूप में दर्ज होगी जिसने अपनी ही राजधानी में युवाओं को गड्ढों में गिरकर मरने के लिए छोड़ दिया और फिर बेशर्मी से शौक प्रकट करके आगे बढ़ गई। इनसे भी पीड़ादायक वे बयान हैं जो हर हादसे के बाद मंत्रियों और अधिकारियों के मुंह से निकलते हैं। जांच के आदेश, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द अब सांत्वना नहीं बल्कि पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक बन गए हैं। और संवेदना तब खोखली लगती है कि जब वो कार्रवाई में नहीं बल्कि कैमरों के सामने प्रकट होती है। शासन का ये निर्लज आत्मरक्षा तंत्र वो जनता के दर्द से नहीं बल्कि अपनी कुर्सी से जुड़ा। देश की राजधानी में घटती ऐसी घटनाएं महज दुर्घटनाएं नहीं रही बल्कि आप कह सकते हैं कि सड़े गले तंत्र की एक जीवित दस्तावेज बन चुकी, जहां नागरिक जीवन की कीमत फाइलों, ठेकों और बयानबाजी के नीचे दब जाती है। ये अलग बात है कि अभी रहस्यमय परिस्थितियों में लोगों के लापता होने की एक खबर उछाली गई या उछली, वो उस खबर को छोड़ दीजिए क्योंकि वो उसकी पुष्टि नहीं हो सकी और वो झूठी खबर थी। और ऐसा भी बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं, अखबारों ने भी ये खबर छाप दी। ये और भी दुखद है। यहाँ मौत अक्सर किस्मत नहीं बल्कि व्यवस्था का परिणाम होती है। दिल्ली की सड़कों पर बहता खून और टूटती सांसें, इसे दरअसल प्रशासन की नींद और उदासीनता का मूक प्रतिवाद कहा जाए तो उचित होगा। एक तरफ सड़क दुर्घटनाओं में नौजवानों की मौत हो रही है और दूसरी तरफ हम समझते हैं कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है। दरअसल 6 फरवरी 2026 को इंडियन एक्सप्रेस के पहले पृष्ठ पर एक खबर छपी है जिसके जो दृश्य और सुर्खी है वो क्या संकेत देते हैं उसको समझ लेते हैं। देश की मौजूदा जो संसदीय राजनीति का जो है वो तीखे मिजाज की ओर संकेत या रेखांकित वो कर रही है। इस बात को हम समझते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला साधा। उन्होंने मोदी तेरी कबर खुदेगी इस नारे का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष जो है वो अमर्यादित राजनीतिक भाषा और कहें कि नकारात्मक विमर्श की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का तर्क यह है कि ऐसी राजनीति जो है वो जनहित की नहीं बल्कि संस्थाओं की गरिमा को गिराने वाली है। यहाँ पर कहना गलत ना होगा कि गुजरे 11 सालों में हम लोगों ने, आपने सबने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हों या एमपी हों, ज़्यादातर ने, मैं हर एक की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, ज़्यादातर ने ऐसे जो अमर्यादित भाषा भी कही है, जिसे कहें बदजुबानी का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो किस तरह का तर्क है ये तो प्रधानमंत्री जी जाने, लेकिन ये समझ में नहीं आई बात की अमर्यादित भाषा केवल विपक्ष बोल रहा है। ये बात समझने वाली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री महोदय का विपक्ष पर तीखा प्रहार राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम स्वाभाविक मान भी लें तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि देश के जो नागरिक हैं उनकी जान माल की जो सुरक्षा है उसका भार जो है वो सरकार के कंधों से उतर जाता है। ये सवाल आज इसलिए भी चुभता है कि मात्र एक पखवाड़े में यानी 15 दिन के अंदर अंदर 2 नौजवानों की बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। कहना गलत ना होगा कि मौत के इन गड्ढों में 2 नौजवान अपने वाहन के साथ नहीं गिरे बल्कि वो अपने सपनों
और भविष्य के साथ उसमें समा गए और व्यवस्था ने उन्हें बचाने की नहीं बल्कि अनदेखी की भूमिका निभाई है। दोस्तों, इन घटनाओं को प्रशासनिक शासनिक संवेदनहीनता का क्रूर प्रमाण कहा जाए तो गलत ना होगा। जब देश का नेतृत्व अनेक मुद्दों पर या कहें कि हर मुद्दों पर मुखर हो सकता है तो इन मौतों पर मौन क्यों? क्या नागरिकों की जान की कीमत राजनीतिक बयानबाजी से कम है? ऐसे क्षणों में प्रधानमंत्री के दो शब्द संवेदना, जवाबदेही और चेतावनी सिर्फ सांत्वना नहीं होते, वे शासन की नैतिकता और लोकतंत्र की आत्मा का प्रमाण होते हैं। और यही चुप्पी आज सबसे ज़्यादा बोल रही है। दोस्तों, यहाँ हम एक बात और कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र की जो खूबी है उसमें एक की ताकत सब में होती है और सबकी ताकत एक में होती है। तो जहाँ प्रधानमंत्री जी अपने बारे में बहुत ज़्यादा वो सचेत होकर बात कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी कहा कि भाई मोदी तेरी कब्र को देगी, हम इस चीज़ को गलत मानते हैं, नहीं कहना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री जी इस बात पे तो बहुत कॉन्शियस हैं, सचेत हैं। जो घटनाएं दुर्घटनाएं जो अभी हाल ही में जो घटी हैं, जो जिनमें 2 नौजवान चले गए, ये जो शासनिक प्रशासनिक जो भी लापरवाही है सड़कों पर हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? 2 शब्द इनके बारे में भी कहने चाहिए थे। क्या वजह है कि जो राजनीति है हमारी वो बहुत ही एक अलग सी जो दिशा जो इख्तियार कर रही है, बहुत दुखद है ये। तो ये थोड़ा सा एक जो है चिंता का विषय कहीं ना कहीं दिखता है कि ये बिल्कुल गलत है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी गलत नहीं होनी चाहिए, अमर्यादित भाषा भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब कब किसने किस किस को रोका? तो ये पूरा एक हालिया इतिहास है। तो सवाल ये है कि जो जिनके घर से नौजवान चले गए, आज उनकी पीड़ा को, उनके माँ बाप की पीड़ा को कौन समझेगा? भारत की वर्तमान राजनीति में झूठ का बढ़ता वर्चस्व और पारदर्शिता की लगातार कमी केवल सत्ता प्रबंधन की समस्या नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना पर पड़ा एक गहरा आघात है। जब तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, आंकड़ों को सजाया जाता है और जवाबदेही को भाषणों के शोर में दबा दिया जाता है, तब राजनीति जनसेवा से फिसलकर जन प्रबंधन का निर्जीव औजार बन जाती है। इस माहौल में सच कहना जोखिम बन जाता है और सवाल पूछना अपराध की तरह देखा जाने लगता है। यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र अपनी आत्मा खो देने लगता है। ऐसे परिदृश्य में जीवितों का संघर्ष महज रोजगार, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई नहीं रह जाता, वह अस्तित्व की जद्दोजहद बन जाता है। वहीं पारिस्थितिक संकटों, विकास की अंधी दौड़, प्रशासनिक लापरवाही या नीतिगत उदासीनता में जो लोग मारे जाते हैं, उन्हें क्या हम सहजता से बलिदानी कह सकते हैं? बलिदान तो चेतना, स्वीकृति और किसी उच्च नैतिक उद्देश्य की ओर संकेत देता है, जबकि ये मौतें अक्सर विवशता, उपेक्षा और संरचनात्मक अन्याय की देन होती हैं। उन्हें बलिदान कहना कई बार व्यवस्था की विफलताओं पर पर्दा डालने जैसा है। इसलिए नैतिक रूप से अधिक ईमानदार यही होगा कि हम इन्हें व्यवस्थागत हिंसा के शिकार कहें, ताकि स्मृति केवल शोक न बने बल्कि जवाबदेही और परिवर्तन की मांग में बदल सके। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।